तो गाइस स्वागत है आपका मेरे एक और ब्लॉग में। क्योंकि वो ब्लॉग बहुत लंबा हो रहा था, इसलिए इस ब्लॉग में भी वह संबोधन करते नजर आएंगे। भाई साहब का संबोधन बहुत विशेष है, तो कृपया ध्यान से सुने। उनकी हिस्सेदारी बराबर है, तो ऐसा क्या हुआ कि उनको वोटिंग राइट नहीं मिला? क्योंकि व्यवस्था नहीं चाहती थी कि महिलाओं को वोटिंग राइट मिल जाए। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने 1928 में बहिष्कृत हितकारिणी महासभा के जरिए एक मेमोरेंडम दिया और उसमें उन्होंने कहा कि देखो, लोकतंत्र का असल मतलब ये है कि जो बहुसंख्यक लोग हैं वो फैसला लें कि हमारा प्रतिनिधि कैसा होगा हमारे क्षेत्र। क्योंकि देखो चुनाव कैसे होते हैं, चुनाव ऐसे होते हैं कि लोकसभा के लिए 543 उम्मीदवार जो केंद्र की सरकार का चयन इनके जरिए होता है। ऐसा थोड़ा एक आदमी के नाम पे चुनाव हो जाता है, हर जगह का अलग प्रतिनिधि होता है, अलग अलग क्षेत्र में बटा हुआ है, अलग अलग व्यक्ति को जन समर्थन मिलके तब जाके सरकार बनती है। अलग बात है कि पार्टी पॉलिटिक्स आइडियोलॉजी ये बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन ये बात मैं आपको क्यों बताऊं कि बाबा साहब अम्बेडकर के प्रयास से सुनिश्चित हुआ कि वोटिंग राइट अगर बहुसंख्यक समाज को नहीं मिलेगा, जो लोग वयस्क हो चुके, तो लोकतंत्र असली लोकतंत्र नहीं बनता। और बाबा साहब के प्रयास से क्या हुआ? बाबा साहब के प्रयास से हुआ कि भारत एकमात्र ऐसा देश था जिसने जिस दिन संविधान लागू हुआ तो उस दिन सार्वभौमिक मताधिकार की घोषणा की कि जो वयस्क व्यक्ति किसी भी जाति का हो, धर्म का हो, संप्रदाय का हो, किसी भी क्षेत्र का हो, दिव्यांग हो, सही सलामत हो, बीमार हो, अमेरिका नहीं कर पाया, चाइना नहीं कर पाया, ब्रिटेन नहीं कर पाया, यूरोप नहीं कर पाया, रूस नहीं कर पाया। उनका किसी का 28 साल बाद राइट ना, किसी का 20 साल बाद। तो ये विजन की बात है कि भाई महिलाओं को नजरअंदाज नहीं किया। उन्होंने हिंदू कोड बिल पर इस्तीफा दे दिया, इसमें महिलाओं के लिए बराबर का अधिकार चाहते, पिछड़े वर्गों के लिए बराबर का अधिकार। तो बात प्रतिनिधित्व की है कि आपका जो प्रतिनिधि है वो कैसा होना चाहिए। अगर आपका प्रतिनिधि उस समय कमजोर वर्ग नहीं जानता, आपके बीच में नहीं, आपकी बात को रख नहीं सकता, तो कैसे बदलाव हो सकता है? मुझे बताओ। जिन लोगों को प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं, जिन एडवोकेट साथियों को, वो कभी इस बात पर चर्चा नहीं करेंगे। चर्चा कौन करेगा? जिनको प्रोटेक्शन की जरूरत है। कौन? जो महसूस कर रहा है कि उसको इस प्रोफेशन के साथ आगे भी बढ़ाना है, अपने आप को मजबूत भी रखना, अपने आप को सशक्त भी करना। तो आर्य जी लेकिन आप महसूस करो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि अधिवक्ताओं की बात उठाने वाला कोई नहीं। इसलिए मैंने आज मीडिया में, हाउस ज्यादा देर नहीं चला, मैंने हाउस में भी कोशिश की कि भाई इस विषय को उठाया जाए, सरकार जवाब दे कि हमारे अधिवक्ताओं की हत्या हो रही है, सरकार क्या कर रही है। कब तक वो लॉ कमीशन ऑफ इंडिया जो है इसका एग्जामिनेशन ही करता रहेगा और एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू नहीं होगा? इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? अभी कुछ देर में आपके बीच आएगी। असल बात यह है कि लोग सुनना नहीं चाहते, जो पहले से मौजूद है वो जगह छोड़ना नहीं चाहते, वो किसी को देना नहीं चाहते, वो बांटना नहीं चाहते। इस देश में सारी लड़ाई तो हक अधिकार हिस्सेदारी की, वरना कौन से धर्म की लड़ाई? किसी को क्या फर्क पड़ता है कि आप अपने घर में कौन सी रीति से, कौन से उससे जो है अपने धार्मिक अनुष्ठान कर रहे हैं? आप हिंदू है, मुसलमान है, जैन है, सिख है, बौद्ध है, इससे किसी को क्या परेशानी हो सकती? असल परेशानी तब होती है जब आप अपना अधिकार मानते, जब आप अपना हिस्सा मानते, जब आप अपनी जगह सुनिश्चित करते, तब परेशानी हो जाती है। तो मैं जितने बंधु यहाँ आए, बहनें हमारी, इंट्रोडक्शन बहुत जरूरी है भाई, तो हमारे साथ चलता ना। 3-3-6-3-9 यानी 3-3-6-2-8 और एक 9। कैरम खेलते हुए आपको अलविदा कहते हैं और मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें। धन्यवाद।